नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों यह बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि वीडियो पसंद आए आपको तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जो मैंने ये मैटर लिया है, यह मैटर RBSC की बुक से उठाया गया मैटर है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो बुक्स है उनसे लिया गया मैटर है। तो ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए। एक एक फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया, एक बार पढ़ लिया, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पीछे नहीं हट सकते। आप एग्ज़ाम क्रैक करके ही रहोगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। सबसे पहला सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में है कि राजपूत जो वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा। वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? तो यह कहा था दोस्तों डॉक्टर हीराचंद ओझा और CV वैद्य ने। वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा दोस्तों? हीराचंद ओझा और CV वैद्य ने। इसी प्रकार दूसरा मत है अग्निकुंड से उत्पन्न। अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है दोस्तों राजपूतों की। यह कहने वाले कौन हैं? तो यह है चंद्रवरदाई। यह क्या कहते हैं कि जो वशिष्ठ मुनि था उसने अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए। अब वो 4 योद्धा कौन कौन से हैं तो हम देख लेते हैं। परमार थे, सबसे पहले परमारों को उत्पन्न किया गया, उसके बाद चालुक्यों को उत्पन्न किया गया, उसके बाद प्रतिहारों को उत्पन्न किया गया, और उसके बाद चौहान जो शासक थे वो अंतिम में उत्पन्न किए गए। सबसे अंत में जो उत्पन्न होने वाले जो शासक हैं वे थे चौहान। इसी प्रकार तीसरा मत देख लेते हैं हम उत्पत्ति का। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ब्राह्मणों से उत्पत्ति कौन मानता है दोस्तों? तो ये मानते हैं डॉक्टर DR भंडारकर। डॉक्टर DR भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा, ये दोनों यह मानते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति वह किससे हुई है? ब्राह्मणों से हुई है। और ये जो ब्राह्मणों को किस जाति के मानते हैं? तो नागर जाति के मानते हैं, डॉक्टर DR भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। ब्राह्मणों से उत्पत्ति के बारे में एक और कथन है दोस्तों कि दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित क्या करते हैं? खंडन करते हैं। यह नहीं मानते हैं इस चीज़ को। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विदेशियों की संतान, विदेशियों की संतान किसने कहा? राजपूतों को विदेशियों की संतान किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ही कहेगा। क्यों? क्योंकि ये भी विदेशी था। तो विदेशियों की संतान कहने वाला कौन है? कर्नल जेम्स टोड। इसने शक व सीथियन के वंशज माना है। राजपूतों को शक व सीथियन के वंशज माना है। ठीक है दोस्तों, विदेशियों की संतान किसने माना है? कर्नल जेम्स टोड ने माना है शक व सीथियंस को। और हूणों की संतान किसने कहा है? हूणों की संतान, हूणों की संतान कहा है B.A. स्मिथ ने। किसने कहा है? B.A. स्मिथ ने। यह जाति 8वीं से 9वीं शताब्दी में अचानक क्या हुई थी? प्रकट हुई थी। इन्होंने ये कहा था B.A. स्मिथ ने कि यह जाति 8वीं से 9वीं शताब्दी में क्या हुई है? अचानक प्रकट हुई है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से पढ़ना इन पॉइंटों को। ये पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपकी पूरी जो रावल शाखा है उसको कंप्लीट कर देगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। प्रमुख राजपूत वंश कौन कौन से हैं? तो प्रमुख राजपूत वंश हम ये तो पढ़ेंगे ही, इनके अलावा हम और भी पढ़ेंगे।
ये जो आपके दे रखे हैं आरबीएससी की बुक्स, 10th क्लास की जो बुक है आरबीएससी की, उसमें पूरे शासक दे रखे हैं। 9th क्लास 10th क्लास की जो बुक है उसमें ये दे रखे हैं, और बाकी के जो हम पढ़ने वाले हैं वो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ने वाले हैं गुहिल पढ़ने वाले हैं। गुहिल के अलावा दोस्तों बप्पा रावल पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा जेतर सिंह पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा रावल रतन सिंह पढ़ने वाले हैं। सिसोदिया वंश में राणा हम्बीर, राणा लाखा, राणा मोकल, महाराणा कुंभा, महाराणा संगा, राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप, ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। इसके चलिए दोस्तों बात करते हैं हम गुहिल वंश की उत्पत्ति के प्रमुख मतों की बात करते हैं कि गुहिल वंश की उत्पत्ति के जो मत है वो किस किस ने दिए थे। तो गुहिल मत की जो उत्पत्ति के जो मत है, गुहिल वंश की जो उत्पत्ति के मत है, वह देने वाले सबसे पहले बात करते हैं अबुल फजल की। ठीक है दोस्तों, किसकी? अबुल फजल की। अबुल फजल ने क्या कहा था कि ईरान के शासक नौशेखा आदिल की क्या है? संतान है। क्या कहा था इन्होंने कि जो गुहिल जो शासक है यह ईरान के शासक नौशेखा आदिल की क्या है? संतान है। ये ध्यान रखिएगा आप। अबुल फजल ने क्या कहा था? ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान है। इसी प्रकार दूसरी बात करते हैं हम कर्नल टोड की। कर्नल टोड गुहिल वंश के बारे में क्या कहते हैं कि यह है बल्लभी के शासक है। बल्लभी बोले तो गुजरात, कर्नल टोड ने कहा था कि ये बल्लभी के शासक है। गुहिल वंश के बारे में क्या कहा था? ये बल्लभी के शासक है। इसी प्रकार मोहनोत नैणसी के बारे में, मोहनोत नैणसी क्या कहते हैं? मोहनोत नैणसी और गोपीनाथ शर्मा, मोहनोत नैणसी और गोपीनाथ शर्मा जो कहते हैं वह कहते हैं कि ब्राह्मण मत, उनका क्या है कि ब्राह्मण थे। जो नैणसी और गोपीनाथ शर्मा का एक ही मत था दोनों का, तो ये कहते हैं गुहिल वंश के जो शासक हैं वह कौन है? ब्राह्मण है। वह कौन है? ब्राह्मण है, क्योंकि ये भी ब्राह्मण है दोस्तों, इसलिए इन्होंने कह दिया कि ये ब्राह्मण है। इसी प्रकार ओझा, डॉक्टर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं कि ये गुहिल है। गुहिल वंश के बारे में कह दिया कि ये गुहिल है। तो सर्वाधिक मत जो माना गया है दोस्तों डॉक्टर हीराचंद ओझा का ही माना गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं शासक गुहिल की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम शासक गुहिल की। तो हम शासक गुहिल की बात कर लेते हैं। शासक गुहिल 566 में अपना शासन स्थापित किया। 566 ईस्वी में इसने अपना शासन कहाँ किया? स्थापित किया। चित्तौड़ में अपना शासन स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, यह इस वंश का प्रतापी शासक था। यह इस वंश का क्या था? प्रतापी शासक था। और ये संस्थापक भी था। क्या था दोस्तों? संस्थापक। इस वंश का क्या था? संस्थापक था। इनके पिता का नाम शिलादित्य था। दोस्तों गुहिल की माता का नाम रानी पुष्पावती था। रानी पुष्पावती ने मालिया नामक गुफा में इनको जन्म दिया, और इनका जो पालन पोषण है वो कमलावती नामक ब्राह्मणी ने किया था। ठीक है दोस्तों, और इनका जो राज तिलक है, जो गुहिल शासकों का राज तिलक कौन करते हैं? भील जाति के जो बालक करते हैं। कौन करते हैं? भील जाति के बालक करते हैं। श्री गुहिल नामक सिक्के आगरा से प्राप्त होते हैं, जो चांदी के 2000 प्राप्त हुए हैं और तांबे के 9 सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुहिल जो सिक्के हैं शासक गुहिल के आगरा से प्राप्त होते हैं, चांदी के 2000 और तांबे के 9 सिक्के प्राप्त हुए। सत्ता का प्रारंभिक केंद्र इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों, वह नागदा को बनाया था। यानी कि सत्ता का प्रारंभ केंद्र कहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने? नागदा से स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, क्योंकि जो ये मैटर है ये आरबीएससी की बुक से उठाया गया, आरबीएससी में यहाँ तक ही दे रखा है, तो मैं आपको और आगे बता दूं आपकी जानकारी के लिए। इसके बाद में एक प्रतापी शासक होता है, उसका नाम है अल्लट। क्या है दोस्तों? अल्लट। ये
10वीं सदी का शासक है दोस्तों। 10वीं सदी में इसने चित्तौड़ पर राज किया था। आहड़ को मेवाड़ की अस्थाई क्या बनाया था दोस्तों? राजधानी बनाया। आहड़ को मेवाड़ की अस्थाई राजधानी बनाया इन्होंने। और सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का क्या किया दोस्तों? गठन किया। क्या किया दोस्तों? सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। और इन्होंने सर्वप्रथम आहड़ को बसाया। जो आहड़ नगर है उसको क्या किया? बसाया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट आहड़ को मेवाड़ की अस्थायी राजधानी बनाया और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया और आहड़ को राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, आहड़ को अस्थायी राजधानी बनाया, सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया और आहड़ नगर बसाया। इसके बाद में हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट शासक की, शक्ति कुमार की। शक्ति कुमार की बात करते हैं दोस्तों। जो शक्ति कुमार है, शक्ति कुमार के समय एक शासक हुआ करता था मालवा का, जिसका नाम था मुंज परमार। क्या था दोस्तों? मुंज परमार। मुंज परमार ने शक्ति कुमार को हराया और हराकर क्या कर लिया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में जो इसका वंशज है, इसका एक वंशज है दोस्तों, उसका नाम है राजा भोज। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में किसने करवाया? तो वह करवाया राजा भोज ने। यह किसका वंशज था? मुंज परमार का वंशज था। मुंज परमार ने शक्ति कुमार को हराया था। इस प्रकार इसने, जो मालवा का शासक था, इसने चित्तौड़ पर अधिकार किया था दोस्तों। इसके बाद में हम एक और फैक्ट पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं रण सिंह या कर्ण सिंह। रण सिंह या कर्ण सिंह। रण सिंह या कर्ण सिंह के पिता थे विक्रम सिंह। पिता कौन थे? विक्रम सिंह। पिता कौन थे दोस्तों इनके? रण सिंह या कर्ण सिंह के विक्रम सिंह पिता थे। तो चलिए हम बात करते हैं, इनके दो पुत्र हुए। दो क्या हुए? पुत्र हुए। दो पुत्र कौन कौन से हुए? दो पुत्र कौन कौन से हुए? एक हुआ दोस्तों छेम सिंह, और एक हुआ दोस्तों राहप। एक हुआ छेम सिंह और एक हुआ राहप। छेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की और राहप ने सिसोदा गांव बसाया। राहप ने क्या बसाया दोस्तों? सिसोदा गांव बसाया। ठीक है दोस्तों, राहप ने सिसोदा गांव बसाया और छेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की। इसी प्रकार राहप ने भी राणा शाखा की स्थापना कर दी। राणा
शाखा की स्थापना कर दी। ये आगे चल के राणा शाखा आएगी दोस्तों। राणा हम्बीर इसकी शुरुआत करेगा। राणा शाखा की इन्होंने स्थापना कर दी। इसका काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं छेम सिंह की। अब छेम सिंह के भी क्या हो जाते हैं, 2 पुत्र हो जाते हैं। छेम सिंह के भी क्या हो जाते हैं, 2 पुत्र हो जाते हैं। एक का नाम है सामंत सिंह और एक का नाम है दोस्तों कुमार सिंह। एक का नाम क्या है दोस्तों, सामंत सिंह, एक का नाम क्या है दोस्तों, कुमार सिंह। चलिए हम आगे बात करते हैं। चलिए सामंत सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यह 1172 में मेवाड़ का क्या बना, शासक बना। 1172 में मेवाड़ का क्या बना दोस्तों, शासक बना। इसका जो विवाह है, इसका विवाह पृथ्वीराज सेकंड जो क्या था दोस्तों, अजमेर के चौहान थे। उनकी बहन थी, उनकी क्या थी, बहन का नाम था पृथ्वीबाई से हुआ। किससे हुआ, पृथ्वीबाई से हुआ। यदि आपसे पूछ ले सामंत सिंह की पत्नी का नाम क्या था, सामंत सिंह की पत्नी का नाम था पृथ्वीबाई। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हम बात करें, इन्होंने 1177 ईस्वी में 1177 ईस्वी में इनको जो नाडोल पाली के एक शासक थे, कीर्तिपाल। कौन थे दोस्तों, कीर्तिपाल। कौन थे दोस्तों, कीर्तिपाल ने इनको क्या कर दिया, हरा दिया। कीर्तिपाल इनको क्या कर देता है दोस्तों, हरा देता है। कीर्तिपाल सावंत सिंह को हराया। कीर्तिपाल सावंत सिंह को हरा देता है। फिर जो सावंत सिंह है, सावंत सिंह हारने के बाद कहाँ चला जाता है दोस्तों, तो ये बागड़ चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बागड़ चला जाता है। ये कब की घटना है, ये घटना है 1178 की। कब की घटना दोस्तों, ये घटना 1178 की घटना है। फिर बाद में इसका काम यहीं ख़त्म हो जाता है दोस्तों। फिर जो इसका भाई था कुमार सिंह। दोस्तों छेम सिंह के 2 पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। फिर जो इसका भाई है कुमार सिंह मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेता है। दोस्तों कुमार सिंह मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेता है। कुमार सिंह मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेता है। कुमार सिंह मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेता है। किसको हराकर, तो यह हरा देता है कीर्तिपाल को। कीर्तिपाल को क्या कर देता है, कीर्तिपाल को हराकर पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं जेत्र सिंह की। जेत्र सिंह का शासनकाल है 1213 से 1253। जेत्र सिंह परमारों से चित्तौड़ छीनकर इसे अपनी राजधानी बनाता है। किससे, परमारों से। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। परमारों से चित्तौड़ छीनकर यह अपनी राजधानी बना लेता है, चित्तौड़ को। ठीक है दोस्तों। और इसी के बारे में दशरथ शर्मा कहते हैं कि जेत्र सिंह को चित्तौड़ का प्रथम विजेता कहा है।
दशरथ शर्मा क्या कहते हैं, जेत्र सिंह को प्रथम विजेता कहते हैं, और दशरथ शर्मा ही कहते हैं कि चित्तौड़ को इसने तीसरी राजधानी बनाया था। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको नीचे लिखा दूंगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं 1227 में भूताला युद्ध में, भूताला का युद्ध हुआ था दोस्तों, कब, 1227 को, इसको ध्यान रखिएगा आप। इल्तुतमिश को हराया, जो दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश, उसको हराया था दोस्तों भूताला के युद्ध में 1227 में। भूताला के युद्ध का वर्णन मिलता है, वह मिलता है हम्मीर मदमर्दन ग्रंथ, जो जयसिंह सूरी द्वारा लिखित है। और इस जो ग्रंथ है हम्मीर मदमर्दन, इसमें इल्तुतमिश को हम्मीर कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, हम्मीर कहा गया है। क्या कहा गया है, हम्मीर कहा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर हीराचंद ओझा, तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं, तो दिल्ली के गुलाम वंश के समय, दिल्ली का जो गुलाम वंश था दोस्तों, उसके समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, बलवन राजा हुआ। कौन हुआ दोस्तों, बलवन राजा हुआ। गुलाम वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ दिल्ली का उस समय का, ये कौन कहते हैं, डॉक्टर हीराचंद ओझा कहते हैं। कौन हुआ, बलवन हुआ, ठीक है दोस्तों। अब जो जेत्र सिंह के जो सेनापति है, इनकी हम बात करें तो इसके जो सेनापति थे वो थे बालक और मदन, ये भी ध्यान रखिएगा। जेत्र सिंह के सेनापति बालक और मदन। एक डॉक्टर दशरथ शर्मा का कथन देख लेते हैं दोस्तों। दशरथ शर्मा कहते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल, जो जेत्र सिंह का काल था दोस्तों, ये मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल, ये कौन कहते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं। और चित्तौड़ का प्रथम विजेता, चित्तौड़ का प्रथम विजेता भी कौन कहते हैं दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं। कौन कहते हैं दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने एक बात और कही थी दोस्तों, दशरथ शर्मा ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि चित्तौड़ को इन्होंने तीसरी राजधानी बनाया। चित्तौड़ को इन्होंने क्या बनाया, तीसरी राजधानी बनाया, ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे बात करते हैं। तो 1248 में दिल्ली का सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। 1248 में दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को भी इन्होंने क्या किया दोस्तों, पराजित किया, ठीक है। इसका शासनकाल है 1253 से 73 ईस्वी तक, ठीक है दोस्तों। बलवन का आक्रमण होता है इस समय, बलवन का क्या होता है, आक्रमण होता है। दिल्ली का शासक था बलवन का आक्रमण होता है, और ये क्या था, एक तुर्क सुल्तान था। क्या था, एक ये तुर्क सुल्तान था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि बलवन का आक्रमण चित्तौड़ के किस शासक के समय हुआ था, तो वो हुआ था तेज सिंह के समय। इसी के समय एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो लिखा गया, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ, जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, ठीक है दोस्तों। इसकी क्या हुई थी, रचना हुई थी। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ, इसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। समर सिंह के बारे में यदि हम इसके शासनकाल की बात करें तो 1273 से 1302 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। अब इसके कार्यकाल में क्या हुआ वो हम देखते हैं। इसको कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है
कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है उसमें इसको शत्रुओं का शक्ति का अपहर्ता कहा गया है। शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में एक ही फैक्ट आप ध्यान रखना कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसको शत्रुओं का शक्ति का अपहर्ता कहा गया है। किसको? समर सिंह को। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं रतन सिंह की। रतन सिंह का कार्यकाल 1302 से लेकर 1303 तक है। 1302 से लेकर 1303 तक है। इनके पिता का नाम समर सिंह था। ठीक है दोस्तों, जो हम आगे पढ़ के आए हैं, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और 28 जनवरी 1303 को युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी उस युद्ध में विजय होता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण, देखो दोस्तों, कारण क्या क्या रहा है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बन जाता है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण कौन कौन से थे। तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहला कारण था साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। क्या था दोस्तों? साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। दूसरा कारण था चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता। और तीसरा कारण था, यह था पद्मिनी को प्राप्त करना। दोस्तों मैं आपको समझा दूं, साम्राज्यवादी मतलब अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए सबसे पहला कारण ये था। दूसरा कारण चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता। यह वह थी दोस्तों व्यापारिक उपयोगिता कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक थे वो व्यापार के लिए गुजरात तक जाया करते थे, दक्षिण तक जाया करते थे, तो मेवाड़ में होकर ही प्रवेश करते थे। तो इस प्रकार क्या है, इनसे कर वसूला जाता था और जब कर नहीं देने पर ये युद्ध के भागी हो जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा कारण ये है। पद्मिनी को प्राप्त करना ये तीसरा कारण है। ये कौन बताते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं। हम बात करते हैं आगे। रतन सिंह का एक सेनापति था दोस्तों, गोरा और बादल। रतन सिंह के सेनापति कौन है? गोरा और बादल। और रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी और उनके साथ 1600 महिला। तो रतन सिंह ने क्या किया? साका किया और पद्मिनी और 1600 महिलाओं ने साथ में क्या कर दिया? जौहर कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अमीर खुसरो का ग्रंथ खुजैन उल फतूह। अमीर खुसरो का ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है दोस्तों। खुजैन उल फतूह में आक्रमण का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, और जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है, अलाउद्दीन खिलजी जब दुर्ग को जीत जाता है तो अपने पुत्र खिजर खां को इस दुर्ग को क्या कर देता है? सौंप देता है और उसका प्रशासक नियुक्त कर देता है। खिजर खां को इस दुर्ग को सौंपकर प्रशासक नियुक्त कर देता है। यह गुहिल वंश की शाखा का अंतिम शासक था। गुहिल वंश की शाखा दोस्तों यहाँ तक थी। आगे हम बात करेंगे सिसोदा शाखा। तो दोस्तों पुत्र खिजर खां को ये दुर्ग सौंप देता है और यह कुछ दिन ही राज करता है। फिर उसके बाद में जो जालौर का एक शासक है, जालौर का शासक है मालदेव सोनगरा। कौन है दोस्तों? जालौर का एक शासक है मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा को यह दुर्ग सौंप देता है, जिसे मूछाला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है। और वह भी कुछ दिन राज करता है। फिर बाद में वापस जो है चित्तौड़ के जो शासक है उनका ही वापस में सिसोदिया वंश के रूप में जो है राज स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो ये दोस्तों मैंने सारी बुक्स मिला के सारा मैटर जो है सारी चीज़ें देख के जब जाके पूरा कंटेंट इसमें समाहित किया है दोस्तों। आपके लिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आपकी पूरी जो है रावल शाखा आ चुकी है दोस्तों। अब हम अगली जो शाखा की बात करेंगे वो करेंगे हम सिसोदिया शाखा। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।